नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट पिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, आज हम धान मंडी गड़साना के अंदर मलकी सिंह जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी दावेदारी ठोकी है, क्योंकि हाल ही में इसी साल के अंत में राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसलिए उन्होंने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। हालांकि और भी काफ़ी कैंडिडेट उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इन्होंने भी पंजाबी समाज की तरफ से अपनी दावेदारी ठोकी है और उन्हें पूरा भरोसा है कि अगर उन्हें उन पर पार्टी भरोसा करती है, उन्हें टिकट दी जाती है तो अनूपगढ़ विधानसभा से वे जीत कर जाएंगे, विधानसभा में पहुंचेंगे। और पार्टी की उन्होंने पहले भी काफ़ी सेवा की है लंबे समय से, और वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट जॉबर भी रहे हैं, लंबे समय तक उन्होंने समाज की सेवा की है सरकारी नौकरी के अंदर रहते हुए। और आइए हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके मन में ये कैसे भाव आया कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए और राजनीति में वो कब से सक्रिय हैं। हाँ जी, मलकी सिंह जी, आपका हमारे हिट पिट न्यूज़ टीवी चैनल में स्वागत है। धन्यवाद हरनाम सिंह जी, आप मेरे यहाँ पे स्थान पे आए और आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूँगा। और मैं राजनीति की बात आप कर रहे हो, तो राजनीति एक ऐसा प्लेटफार्म है, अगर आदमी सच्चे मन से सेवा करे, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजनीति में जो पावर होती है राजनेता के पास, उससे बड़ी कोई पावर नहीं होती। अगर वो ईमानदारी से काम करे, अपने देश को बुलंदियों पे ले जा सकता है, देश की जनता को बुलंदियों पे पहुंचा सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में आलीशान काम कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर जो उसके लिए बहुत बढ़िया काम कर सकता है, कृषि क्षेत्र में जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकता है। इस प्रकार अनेकों काम हैं जो राजनीतिक प्लेटफार्म से ही हल होते हैं, उन्हीं से नियम कायदे बनते हैं, उन्हीं से ही विकास होता है। इसलिए मेरा मन किया कि मैंने अपनी जो योग्यता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ करने के काबिल हूँ और मेरे को राजनीति में जाना चाहिए। और मैं सर्विस के बाद एक सन्यासी जीवन जीना चाह रहा हूँ। सन्यासी जीवन राजनीति में आके एक सन्यासी टाइप ही होता है, अपने घर की सारी जिम्मेवारियों से निवृत्त होके जनता की सेवा करना, ये मेरा उद्देश्य है। अगर मेरे को ये मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल चुनाव भी लड़ूंगा और कांग्रेस पार्टी से मैंने टिकट की डिमांड भी कर रखी है और मेरे को पूर्ण आशा भी है कि मेरे को टिकट मिलेगी। मैं इसलिए ये टिकट मांगी कि आजकल जो पार्टियों में टिकट देने की प्रक्रिया अपना रखी है, वो जातीय समीकरण देखा जाता है, तो जातीय समीकरण कई जगह प्रभावशाली भी रहा। हमारे 2 बार यहाँ जो विधायक बने हैं बीजेपी के, वो बावरी समाज से बने और बावरी समाज के यहाँ वोट काफ़ी अच्छा है, इसलिए वो बने। कुलदीप जी इंदौरा हमारे एक बढ़िया नेता है, लेकिन मलकीत सिंह जी, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि बावरी समाज का वोट बैंक ज़्यादा है, इसलिए भी हर पार्टी ये चाहती है कि बावरी समाज से ही टिकट दी जाए, ताकि उनको तो सीट निकालनी होती है, जीत हासिल करनी होती है, तो इसलिए दी जाती है। तो इस बात को तो आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, तो आपका वोट बैंक कितना है? आप बात सुनिए मेरी, मैं जो बात कर रहा था आपने जल्दबाजी कर दी कि कुलदीप जी इंदौरा बहुत बढ़िया आदमी है और उन्होंने चुनाव 2 लड़ ले और एक चुनाव में तो उनको 25-30 हज़ार वोट मिला था। गत वर्ष में उनको अच्छा वोट बैंक मिला, 58,000 के आसपास वोट था उनका। और वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण की वजह से कहीं ना कहीं पिछड़ गए। और उस सारी बात का हमने मनन करके, और मैं पंजाबी सिख समाज से बिलोंग करता हूँ, मजहबी सिख समाज से, और इस एरिया में हमारा जो पंजाबी वोट बैंक है, जिसमें राज सिख, कमो सिख, मजहबी सिख, जट सिख, रामगढ़िया सिख, बावरी सिख समाज भी है, कुल मिला के 90,000 से ऊपर निकलता है। तो हमने कई लोगों से संपर्क किए, कई लोग मेरे पास भी आए कि कांग्रेस का यहाँ झंडा बुलंद करने के लिए एक अच्छा कैंडिडेट की आवश्यकता है और एक पंजाबी समाज का अगर आदमी आगे आता है तो ये टिकट आराम से निकलेगी। तो इसलिए हमने टिकट की मांग की और हमें पूरी उम्मीद है कि पार्टी हमें टिकट देगी और जीतेंगे भी। और मैं जीत का समीकरण आपको बताना चाहता हूँ
कि पार्टी का जो वोट बैंक होता है वो लगभग 30% के आसपास होता है। बाकी 10-12% सामाजिक जो उसका परिवेश होता है उससे मिलता है। बाकी व्यक्तिगत जो योग्यता होती है बंदे की, उसकी पर्सनालिटी, उससे वोट मिलता है। इस प्रकार अगर 60% के आसपास आदमी वोट पे पहुंच जाता है तो वो अवश्य जीतता है। ये मैंने समीकरण सारे बिठाए तो मेरे को लगा कि मेरे को टिकट की डिमांड करनी चाहिए। अगर पार्टी टिकट देती तो ये जीत भी हासिल कर लेंगे। मलकीत सिंह जी, आप गवर्नमेंट जॉब में भी रहे हैं, आपने उस तरीके से भी समाज की सेवा की है, सभी समाजों की सेवा की है, और फिर उसके बाद आपने ये राजनीति कब ज्वाइन कर ली? हाँ, मैंने कह दिया ना कि हर प्लेटफार्म पे आदमी को सेवा करने का मौका मिलता है। मैं शिक्षा क्षेत्र में भी रहा, कुछ अध्यापक भी रहा। मेरा अध्यापक का जो जीवन था 6-7 साल बहुत आलीशान रहा, और मैंने जिन स्कूलों में सेवा दी उन स्कूलों का कायाकल्प किया मैंने। और उसके बाद मैं राजस्व लेखा सेवा में चला गया और उसमें भी बहुत सारे काम किए लोगों के। अब मैं जैसे रिटायर हुआ तो स्कूलों में मैं अब भी मेरा आना जाना है, लोगों में जितना मेरा आर्थिक सहयोग था वो भी दे रहा हूँ। 12 MLD है, 3 STR महात्मा गांधी स्कूल बना, अभी उसमें मैंने फर्नीचर दिया है 54 सेट जो 80,000 रुपये के बने। शिक्षा से मेरा पूरा लगाव है और शिक्षा ने मेरे को बहुत कुछ दिया। मैं कोई महाराजा गंगा सिंह के परिवार से तो हूँ नहीं, एक निमन जो दलित परिवार के नाम से लोग जाने जाते हैं, मजबी सिख समाज से हूँ, अनुसूचित जाति से। ये शिक्षा का ही देन है कि आज मैं एक अधिकारी के रूप में रिटायर हो गया। आज आड़त की दुकान कर रखी है, बच्चे मेरे सर्विस में है। और बाबा साहब ने ये कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दाढ़ेगा। वो शिक्षा का दूध मैंने पी रखा है और हर क्षेत्र में मैं अपनी बात रख सकता हूँ, हर मंच पे बोल सकता हूँ, हर समस्या को जान सकता हूँ, हर समस्या का समाधान करवा सकता हूँ। मलकीत सिंह जी, आप बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद जो भी व्यक्ति राजनीति ज्वाइन करता है तो वो सबसे पहले इस बात का आंकलन करता है कि कौन सी पार्टी अच्छी होगी और उस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले बात आती है विचारधारा की। तो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर 2 विचारधाराएं हैं जिनका आपस में कंपटीशन चल रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, दूसरी कांग्रेस की। तो आपने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, आइडियोलॉजी स्वीकार की और उसे ज्वाइन किया। तो भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की विचारधारा में क्या अंतर देखा आपने? बहुत बड़ा क्वेश्चन किया आपने। जो कांग्रेस पार्टी है वो गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है और बीजेपी जो नथुराम गोडसे की विचारधारा की पार्टी है। जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंसा की विचारधारा की है और बीजेपी हिंसा की विचारधारा की पार्टी है। ये हमेशा प्रेम बांटती है, प्रेम की बात करती है, सबको साथ लेके चलती है, विकास की बात करती है, नफ़रत की कभी बात नहीं करती। और बीजेपी इसके अपोजिट है और हमेशा नफ़रत फैलाती है और धार्मिक मुद्दे बनाकर लोगों को दोफाड़ करती है और सत्ता हासिल करने की कोशिश। बीजेपी का तो एक बहुत चर्चित नारा है, सबका साथ सबका विश्वास। हाँ, नारे से कुछ नहीं होता भाई साहब। नारा देना अलग बात है, काम धरातल पे लाना अलग बात है। और कई बार कहते हैं ना, गीदड़ ने शेर की खाल पहन रखी है। वो गीदड़ गीदड़ ही रहता है, खाल पहनने से शेर कभी नहीं बनता। बीजेपी के नारे हैं लेकिन जुमलेबाजी है और उनकी इतनी बातें मैं क्या क्या बताऊंगा आपको। करते बहुत कुछ है, जैसे सबका विकास आपने कहा, सबका साथ सबका विकास। तो फिर 2 बार सत्ता में कैसे आ गई? सत्ता में आ गई कोई बड़ी बात नहीं, तो कांग्रेस भी सत्ता में रही। तो ये सत्ता में आए तो एक बार तो ये जुमलेबाजी से आ गई, दूसरी बार लोगों ने ये सोचा कि एक बार फिर मोदी जी को मौका दें, शायद कुछ कर दें, टाइम देना चाहिए। लेकिन इस बार लोगों ने सारा भांप लिया कि ये बीजेपी टोटल जुमलेबाज है और कोई विकास का कार्य नहीं किया। मैं आपको पत्रकार जी ये पूछूं कि आप एक ही काम ऐसा बताएं जो कांग्रेस ने किए और इन्होंने उससे बढ़कर काम किया हो। जैसे कांग्रेस ने एरीगेशन के काम किए, डैम बनाए और हरित क्रांति लाई, हमारे आज देश में अनाज के भंडार भरे हुए हैं। ये कांग्रेस की देन है। जैसे पौंग डैम बनाया, भाखड़ा डैम बनाया, चंबल डैम बनाया और कृषि प्रधान देश को एक आलीशान इस मुकाम पे पहुंचा दिया। तो भाजपा का तो कहना है कि देश के अंदर तो कांग्रेस ने चलो किया होगा, लेकिन भाजपा कह रही है कि हमने तो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना दिया।
हाँ, विश्व गुरु बना दिया, कहने से क्या फर्क पड़ता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, विश्व गुरु, विश्व मानेगा तब न गुरु, इसको मान कौन रहा है इनको। भाई आप यहाँ जो बातें करते हैं वो धरातल पे है कहाँ। भाई आपने कोई मंदिर बना दिया या कोई नारेबाजी कर दी, तिलकबाजी कर ली, झंडे लगा लिए, इससे कोई विश्व गुरु नहीं बनता है। विश्व गुरु बनता है विचारधारा से, सभी लोगों को साथ लेके चलने वाली बात हो, वो विश्व गुरु होता है। देखो मैं एक बात बताऊँ, जो विश्व है, विश्व में अनेकों धर्म हैं और हम करते हैं हिंदू राष्ट्र की बात। विश्व गुरु तो वो होता है कि जो सभी धर्मों का इज्जत मान करे, सम्मान करे। देखो एक बात और बताता हूँ मैं आपका हरनाम सिंह जी, कि जो दुनिया है वो गोल है। हर 10-20 किलोमीटर बाद हमारी संस्कृति बदलती है, भाषा बदलती है, वेशभूषा बदलती है, धर्म बदलता है, धर्म को मानने का तरीका बदलता है। और मैं धर्म के बारे में आपको कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए लोकतंत्र अपनाया गया है। हाँ, जो लोकतंत्र अपनाया गया, इसलिए तो हमारा धर्मनिरपेक्ष संविधान लिखा है। वो उन्होंने जो उस टाइम जो हमारे तत्कालीन नेता थे, उनकी इतनी दूरदृष्टि थी, बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव की, जवाहरलाल नेहरू की, सरदार पटेल की, मौलाना आज़ाद, बहुत सारे नेता थे। उन्होंने जब ये सोचा कि हमारे देश में विभिन्न धर्म हैं, तो ऐसा संविधान बनाया जाए जिसको लोकतंत्र के रूप में माना जाए और सभी को अपने अपने धर्म मानने की आज़ादी हो। तो ये तो हमारी कांग्रेस की विचारधारा है। और बीजेपी आज हमारे संविधान को ख़त्म करने को, बीजेपी तो कह रही है असली राष्ट्रवादी तो हम ही हैं, कांग्रेस ने तो देश को बर्बाद किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहने की बातें हैं। ये बताएं तो फिर राष्ट्र को कैसे बर्बाद किया कांग्रेस ने, कोई इनके पास है क्या कोई फार्मूला ऐसा? कहने से कुछ भी कह दो। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हमारे देश में कोई सुविधा नहीं थी, न हमारे पास सेना थी, न कोई साधन थे, ना कोई एयरपोर्ट थे, कोई इक्का दुक्का था। तो इन्होंने, जहाँ तक मैं मेरे जीवन की बात बताता हूँ कि मैंने वो टाइम देखा है कि अगर किसी घर में गेहूं की रोटी बनती और आलू की सब्ज़ी वो भी तरी वाली बनती, तो ये कहते थे आज इनके कोई मेहमान आए हुए हैं। तो कांग्रेस ने आज घर घर लाइट, घर घर सड़क, घर घर मोटरसाइकिल, कारें, ट्रैक्टर, बैंक में खाते खुलवाना, हर आदमी को शिक्षा से जोड़ देना, गांव गांव में सेकेंडरी स्कूल। आज क्या बताऊं मैं, हर पंचायत पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जब हम पढ़ते थे हमें 7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। ये कांग्रेस की देन है। हर जगह यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, सड़कें और बिजली, घर घर लाइट, वाटर बक्स, ये सब कांग्रेस की देन है। और बीजेपी ने कुछ किया है तो हम हमें बताओ कि बीजेपी ने ये किया। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इन्होंने एक काम ज़रूर किया, जो कांग्रेस के काम किए थे उनका नामकरण बदल के ऊपर नई प्लेटें लगा दी। एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब कांग्रेस बनी तो इन्होंने एक योजना आयोग की स्थापना की। योजना आयोग का क्या काम था? मेरी बात सुनो आप, जब मेरे से बात करें तो मेरे को बोलने दो। योजना आयोग था, उसमें पंचवर्षीय योजना बनती थी, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री। पंचवर्षीय योजना में वो 5 साल का प्लान तैयार करते हैं कि 5 साल में हमने क्या क्या काम करने हैं हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उन्हें रेखांकित करते, उनका बजट तैयार करते और 5 साल में वो काम करते। और उसके बीच में, उसी दौरान हमारे देश में हरित क्रांति की एक इन्होंने योजना लेके आए। हरित क्रांति के माध्यम से हमारे देश में वास्तव में हरित क्रांति आई और अनाजों के भंडार भर दिए, और वो थी कांग्रेस सरकार। इन्होंने आते ही उनको ये नहीं जचा कि मेरे को समझ नहीं आता योजना आयोग का नीति आयोग करने का क्या तात्पर्य था, नाम बदल दिया। हमारे राजस्थान में थे राजीव गांधी सेवा केंद्र, जो पंचायत हेडक्वार्टर में बने थे, उसमें कंप्यूटर और कई चीज़ें लगाई थी। जैसे यहाँ बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने आते उसके बोर्ड हटाए, अटल सेवा केंद्र कर दिए। अब कई स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं, कई शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, कई योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं। ये आपका कहने का तात्पर्य कि अगर बीजेपी या भाजपा ने जो भी योजनाएं अपनी तरफ से कोई नई लॉन्च की तो उनके नामकरण तो वो करें, लेकिन जो ऑलरेडी पहले योजनाएं चल रही हैं, कांग्रेस के नेताओं के जो भूतपूर्व नेता थे उनके नाम पर जो योजना थी उनको बदला जा रहा है, तो ये गलत है, सरासर गलत है। भाई आपको नया काम करके बताइए, पहले काम पड़े तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको पता तो चले ना। तो ऐसा क्यों कर रही है भाजपा? ये आप जानो, हम तो कहते हैं ये गलत कर रही है, एक ही बात जानते हैं हम तो गलत कर रही है। इनके पास कोई विजन नहीं है, कुछ सोच नहीं है ना। ये तो हाँ, ये तो आप भाजपा के नेता से हिंदू राष्ट्र की बात भी करते हैं ना भाजपा।
मेरा ख्याल इन्होंने न तो कोई इतिहास पढ़ा है, न इनको पता है हिंदू राष्ट्र है क्या, और पता भी होगा तो हमारी जनता भोली भाली है, उनको एक स्लोगन देके उनको भ्रमित करके और उनसे वोट बटोरने का तरीका अपनाया जा रहा है। मैं एक बात बताता हूँ, एक आपने गीत सुना, लता जी ने गाया, लिखा है वो, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, 1905 में मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, जो लाहौर में लेक्चरर थे। 1905 में जब अंग्रेज़ों का शासन था, तब एक मुसलमान राइटर ने ये लिखा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका मतलब हिंदू राष्ट्र था। फिर उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी संसद है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, वो है अशोक चक्र। अशोक चक्र कहाँ से लिया? हमारे हिंदू राजा थे महान सम्राट अशोक। जब हमारे पर राष्ट्रीय चिन्ह हिंदू राजाओं को है, उसके बाद मैं आगे एग्जाम्पल देना चाहूँगा, हमारी नदियों के नाम भी हिंदू हैं, सरस्वती, जमुना, गंगा, है ना, गोदावरी, सब कुछ हिंदू के नाम से है। फिर भी इनको ये शक कैसे हो रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है? हमारी संस्कृति हिंदू है, घर घर शिवालय बने हैं, मंदिर बने हैं, उनमें सुबह भजन गाए जाते हैं और अपने आज़ादी से सब लोग जी रहे हैं। इनको वहम कहाँ हुआ कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है? हिंदू राष्ट्र नहीं तो बताएं ये कौन सा राष्ट्र है? मुसलमान राष्ट्र है, ईसाई राष्ट्र है? ये इन्होंने सिर्फ एक जुमला बनाया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका अपनाया हुआ है कि लोगों को भ्रमित करें कि हम हिंदू राष्ट्र बना दें। हिंदुओं का ध्रुवीकरण के लिए कर रहे हैं ऐसा। हिंदुओं का ध्रुवीकरण कहाँ, किसका करना चाह रहे हैं? मेरे को ये नहीं समझ आते हैं। ये तो बताएं कि हिंदुस्तान में कौन कौन सी जातियाँ जो हिंदू हैं, जो एससी वर्ग हो उनको हिंदू मानते नहीं। हिंदू माने तो मंदिरों में पूजा करने का किसी एससी वर्ग के लोगों को देना, भाई आप पूजा करो, हम खेती करेंगे। इन्होंने तो अपना आरक्षण तो फिक्स कर रखा है कि मंदिर की पूजा ब्राह्मण करेगा, क्षत्रिय अपना काम करेगा, वैश्य अपना करेगा, जो अदर वर्ग है शूद्र वो इसी बात पे आ जाए। ये तो फिर से मनुस्मृति लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये आपने सही क्वेश्चन किया। ये मनुस्मृति ही चाहते हैं कि 2-3 वर्ग हैं वो तो मज़े करें, और जो चौथा वर्ग है शूद्र कर्म वर्ग है, उसमें सैकड़ों जाति हैं, जी हुजूरी करे, ये चाहते हैं। और जो वास्तव में स्वर्ग है वो आज हमारा आया है, जो बाबा साहब ने संविधान दिया है उसको मानते हैं। उसको मानने वाले लोग आज अपना जीवन बढ़िया जी रहे हैं। ये स्वर्ग है। अब सतयुग आया है, बाकी पहले कलयुग था, मैं तो ये मानता हूँ। मलकी सिंह जी, ये तो मुद्दे थे राष्ट्रीय लेवल के। बात करेंगे क्षेत्रीय मुद्दों की, तो आप यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी है, आपने फॉर्म भरा है और वो तो भविष्य बताएगा कि टिकट किसको मिलती है, लेकिन आप यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे किन किन चीज़ों को मानते हैं, कौन से हैं यहाँ? हाँ, क्षेत्रीय मुद्दे, हरनाम सिंह जी, यहाँ क्षेत्रीय मुद्दों में महत्वपूर्ण मुद्दा है सिंचाई पानी का। कि सिंचाई से पहले यहाँ एक बंजर एरिया था, कि क्योंकि मैं 1975 में जाना शुरू किया था। ये सिंचाई की वजह से आज मंडियाँ बनी हैं, सड़कें बनी हैं, स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, अच्छे अच्छे बिल्डिंगें बनी हैं और अच्छे तहसीलें, हेड ऑफिस, एसडीएम, अब अनूपगढ़ हमारा कलेक्टर कार्यालय भी बन गया है। ये सारी सिंचाई की देन है। और जो जनप्रतिनिधि सिंचाई के बारे में गंभीरता से विचार करेगा, गंभीरता से समस्या का समाधान करेगा, तो वो वास्तव में इस एरिया को बचा लेगा। और जो इस बारे में ज्ञान नहीं रखता, अगर उसके हाथ में ये सत्ता आती है तो यहाँ फिर वही बार बार आंदोलन, लोगों का जीवन खराब करना, यहाँ की आमदन घटना, मंडियों का उजाड़ होना, ये सारी बातें हैं। अगर मेरे को ये मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल सिंचाई पानी की सुविधा को ऐसा सेटल करवाऊंगा कि वापस ये हमारा कॉटन बेल्ट बने, कि यहाँ वापस जीनी फैक्ट्रियाँ लगें, व्यापारियों को भी फ़ायदा हो, नए नए व्यापारी लोग आएँ, बाहर के लोग भी यहाँ रोज़गार कमाएं, जो मजदूर वर्ग है उनको भी अच्छा काम मिले। ये सारी हमारी विचारधारा है और अगर हमें मौका मिलता है ये करेंगे। 2004 के अंदर एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ था और उस समय किसानों की एक मुख्य मांग थी कि जो अनूपगढ़ शाखा है इसके लिए पानी रिजर्व किया जाए, जिस प्रकार गंग कैनाल का है, तो ये सदा के लिए यहाँ की ये सिंचाई की समस्या खत्म हो जाए। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इजी काम है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। सिर्फ
ये हमारा राजनेता अगर उच्च लेवल पे, मान लो मैं कितना भी कह लूँ, मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि मेरी बात मानने के लिए सिंचाई मंत्री बाध्य हो, चीफ बात मानने के लिए बाध्य हो, लेकिन जो जनप्रतिनिधि होता है, विधायक, वो एक बड़ी पंचायत का मेंबर होता है, विधानसभा में अपनी बात रखता है, सिंचाई मंत्री से बात कर सकता है, सीएम से बात करता है, कलेक्टर उसकी बात सुनने के लिए बाध्य होता है, चीफ उसकी बात करने के लिए बाध्य होता है। तो ये मेरे पास बहुत अच्छा एक प्लान है कि मैं इस बारे में मौका मिलता है तो इसका समाधान करवा सकता हूँ और हो जाएगा। और गंग कनाल की तरह ही जहाँ से नहर बंद होती है जिस खेत में, वहीं पानी आएगा और हर हफ्ते पानी मिलेगा। एक हफ्ता बंद और एक हफ्ता पानी चल सकता है और इसी पानी से ये समाधान हो सकता है। सिर्फ ये एक अपनी बात सोचने वाली है। यहाँ एक मलकीत सिंह जी, रेलवे लाइन के लिए मुद्दा बहुत वर्षों से उठ रहा है, लेकिन यहाँ आज अभी तक, जैसा कि अर्जुन राम मेघवाल भाजपा से हैं, 15 सालों से लगातार यहाँ से लोकसभा के अंदर उन्होंने यहाँ के लोगों ने भेजा, लेकिन सत्ता जो है भाजपा की सत्ता है, केंद्र सरकार, और फिर भी अभी तक उन्होंने यहाँ कोई रेलवे लाइन नहीं बिछाई। यहाँ बड़े लंबे समय से ये मांग उठ रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपने बड़ा बढ़िया क्वेश्चन किया। और ये हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, और 15 साल एक जुमला देके कि हम अनूपगढ़ को रेलवे से बीकानेर जोड़ देंगे। ये जुमलेबाजी में ये 15 साल जीत गए, 3 बार एमपी जीत गया, 2 बार विधायक जीत गए। अब फिर इनका जुमला चालू है और एक सर्वे रिपोर्ट करवा देते हैं और बातों बातों में बीकानेर सर्वे हो चुका है जी। हाँ, तो ये चीज़ें इनको धरातल पे लानी बहुत मुश्किल है। बातें जितनी मर्जी करवा लो। और जो कांग्रेस सरकार थी उसने अनूपगढ़ में रेलवे स्टेशन दिया, और उस टाइम यहाँ कोई आदमी भी नहीं थे, बहुत कम आबादी थी, तब भी देते थे। सिर्फ पीने के लिए पानी के हिसाब से भी यहाँ लोगों को पीने का पानी, मीठा पानी नहीं था उस टाइम, तो उस रेलवे से यहाँ पानी पहुँचाया जाता था। आगे भी बढ़ाने का प्लान था, लेकिन बीच में ये बीजेपी सरकारें आ गई, इन्होंने कुछ भी करके दिया। ये भारतमाला जो बात बनी है, रोड भारतमाला, सिर्फ इन्होंने एक कमाई का साधन बनाया है। और अच्छी भली रोडें थी, उनको साइडों में ऊंची नीची सेट करके और टोल लगा दिए और वो अपने आदमी को ठेके दे दिए। आज करोड़ों रुपया ये पहले तो उसमें रोडों में खा गए, अब वो कमाई कर रहे हैं और आम आदमी इससे बड़ा त्रस्त है। जैसे मैं आपको ये सतराने वाले टोल की बात बताऊं कि पतरोड़ा जाके भी आना हो तो वहाँ ऐसे गुंडागर्दी सी मचा रखी है कि आपकी गाड़ी जाती तो वो 85 रुपये आपको देने ही पड़ेंगे, और 85 आते वक्त देने पड़ेंगे 170 रुपये। वो भी तब है जब आपके फास्ट टैग लगा हुआ है। अगर आपकी गाड़ी पे फास्ट टैग नहीं लगा तो डबल वसूला जाता है। ये लूट सूट बीजेपी सरकार कर रही है। और आप क्या, टोल का अर्थ क्या होता है? टोल का अर्थ ये है, फॉरेन में मेरे मित्र हैं, जैसे टोल सड़कें वहाँ बनती थी, जैसे एक पहाड़ है, नदी है, सरकार ने पुल बनवा दिया, हमारा 100 किलोमीटर चलना पड़ता, हमें 60 किलोमीटर चलना पड़े, 45 किलोमीटर चलना पड़े, तो हम खुश होकर देते थे कि हमारा 60 किलोमीटर सफ़र कम हुआ, तो हम उसके बदले में टोल देते थे। इन्होंने तो एक तमाशा बना दिया। अच्छी भली रोडें हैं, जहाँ भी इन्होंने थोड़ा उसमें तैयार की, रोडें तो ऑलरेडी बनी हुई हैं, और अपना टोल लगा लेते और लोगों को लूटना शुरू कर दिया। तो मलकीत सिंह जी, इस बार तो आप पूरे आश्वस्त होंगे, कांग्रेस पार्टी भी, जैसा कि इनके आम बात है, आम लोग बातें कर रहे हैं कि जिस प्रकार 19 नए जिलों की घोषणा की गई और उनका विधिवत उद्घाटन भी हो चुका है, और उसी क्रम में अनूपगढ़ भी एक नया जिला बना है, और इस क्षेत्र के लोग जो हैं, क्या इसके बदले में ये जो सीट है अनूपगढ़ विधानसभा की, ये कांग्रेस को देगी इस बार? आप क्या कहेंगे? देखो हरनाम सिंह जी, ये जो जिला बनाना है बहुत बड़ी सौगात है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा काम किया कि 19 ज़िले दिए, उसमें अनूपगढ़ जिला भी है। जिला बनने से उस क्षेत्र का विकास होता है तीव्र गति से, कि यहाँ हॉस्पिटल बनेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, न्यायालय खुलेंगे, अन्य ऑफिस भी आएंगे, और फैक्ट्रियाँ भी लगती हैं। जब जिला हेडक्वार्टर होता है उसमें सुविधाएं बढ़ती हैं तो लोग, व्यापारी लोग भी आते हैं। तो क्षेत्र के लोग, जहाँ तक हमारा मानना है कि लोग बड़े खुश हैं, और जो बीजेपी के कट्टर समर्थक है वो भी कहते हैं कि अगर
इस बार कांग्रेस का कोई ढंग का आदमी मिलता है, ये शब्द है सब लोगों का। ढंग का आदमी किस हिसाब से देखते हैं ये लोगों की सोच है, और मिलती है तो हम कांग्रेस को वोट डालेंगे और धड़ल्ले से जिता के विधानसभा। पार्टी का दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन है कि एक नए चेहरे को टिकट दिया जाए जो इस अनूपगढ़ सीट को निकाल सके, और जो पुराने जो वर्कर हैं या पुराने जो कैंडिडेट रहे हैं वो नहीं, एक नया चेहरा। और इसी प्रकार की गाइडलाइन भाजपा की भी और कांग्रेस की। तो अब फिर से जो पुराने चेहरे हैं वही मैदान में आ रहे हैं, वही कोशिश कर रहे हैं, तो फिर पार्टी के अपनी जो गाइडलाइन उस से हटकर काम कर रही है। नहीं, ये पार्टी का काम नहीं है, टिकट मांगना सभी का अधिकार है। जो टिकट मांगने वाला है उसको अपने खुद पे मंथन करना चाहिए कि हम दो बार हार चुके हैं, हम कांग्रेस पार्टी का विरोध कर चुके हैं और 2 बार चुनाव वो भी हार सके हैं। जैसे कोई जिम्मेदारा पार्टी से लड़ा, फिर निर्दलीय लड़ लिया, और हमारे जो जिला प्रमुख हैं 2 बार कांग्रेस का टिकट मिला उनको, वो हार चुके हैं। तो उनको ये मंथन करना चाहिए, पार्टी हित में सोचना चाहिए कि वो निस्वार्थ भावना से पार्टी के पक्ष में जो पार्टी की गाइडलाइन है उसके अनुरूप काम करना चाहिए। नए चेहरे का तात्पर्य उनका यही है कि जिस पे कोई ब्लेम नहीं हो, बेदाग छवि का हो, और इनको मदद करनी चाहिए पार्टी की। इनकी नज़रों में है इस एरिया में बेदाग अच्छा आदमी, नॉलेज रखने वाला कौन है, उसका साथ देना चाहिए और पार्टी में जाके उसका नाम देना चाहिए कि साहब हम पार्टी में इस बार टिकट निकालेंगे और हमारी यहाँ छवि ठीक नहीं है, हमें कोई जनता ने आज तक समर्थन नहीं दिया, तो कांग्रेस की सीट निकल सकती है। लेकिन इनके स्वार्थ पता नहीं कहाँ कहाँ अटके हुए हैं। भाई जिला प्रमुख बनने के बाद उसको आप ढंग से एंटरटेन कीजिए, लोगों को लाभ दीजिए, फ़ायदे दीजिए। ये समझ में नहीं आता कि आपके पास जिला प्रमुख का पद कोई कम नहीं है, बहुत बड़ा पद है। और अगर आप ढंग के आदमी को, जो नए चेहरे की बात चली, ये पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सचिव हैं, तो इनको गाइडलाइन का खुद को ध्यान रखना चाहिए, गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए और खुद ही कह देना चाहिए कि मैं 2 बार हार चुका हूँ, भाई जनता मेरा समर्थन नहीं करती, मैं नए चेहरे के लिए प्रयास करता हूँ। जो उनको अच्छा लगे अपने नाम दें, खुश उसके कंधे पे हाथ रख के उनको पेश कर दो, सीट निकाल के वहाँ दे दे, इनका मान सम्मान हो। मलकीत सिंह जी, इस बार कांग्रेस की तरफ से 16 लोगों ने दावेदारी ठोकी है, तो क्या उन्हें लगता है कि इस बार जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप भी लगाए और इस क्षेत्र को अनूपगढ़ एक जिले के रूप में सौगात दी, इसलिए सभी उत्साहित हैं और जीत को पक्का मानकर मैदान में आ रहे हैं? हाँ, ये राम सिंह जी, जो जितने ज़्यादा फार्म भरे जाते हैं जिस पार्टी के, वो एक शुभ संकेत होता है कि पार्टी की जो ग्राफ है हाई लेवल पे है। लोगों को लग रहा है कि पार्टी ने बढ़िया काम किए हैं, पार्टी पुनः जीतेगी, तो इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना पत्र दिए हैं, आवेदन किए हैं, और ये शुभ संकेत है और हक सभी का है, आवेदन कोई भी कर सकता है। और जो आवेदन कर रहे हैं तो इससे कम से कम ये तो हम मान सकते हैं भी वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सहमत हैं और वो किसी न किसी समाज से, किसी न किसी वर्ग से, कोई उनके साथ वोट बैंक भी है। ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है। और पार्टी ने टिकट तो एक आदमी को देना है और वो पार्टी जिसको देगी हम सब लोग मिलके उसका साथ देंगे और टिकट इस बार निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मलकीत सिंह जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने भी आवेदन किया है, हो सकता है पार्टी की आप पर कृपा हो जाए, आपको टिकट मिले। और आपने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया और आपने पार्टी की गाइडलाइन के बारे में जिक्र किया कि पार्टी को देखना चाहिए, जैसा कि पार्टी की गाइडलाइन है कि नए चेहरे को टिकट दिया जाए जो इस सीट को निकाल सके। लेकिन उस गाइडलाइन का अगर पार्टी उल्लंघन करती है और फिर से पुराने किसी कैंडिडेट को टिकट देती है तो यह पार्टी के लिए हानिकारक होगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलकीत सिंह जी। साथियों, यदि आपने हमारे हिट पिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर खबर से आप तुरंत रूबरू हो सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।